एक गांव के लोगों पर एक आत्मा का श्राप बहुत सालों से चल रहा है। इस बड़ा सा श्रापित महल पे ध्यान से सुनो तो अभी भी कुछ सुनाई देता है। उसे जिंदा जला गया था इस पूरे गांव के सामने। क्या हुआ था यहाँ कुछ 100 साल पहले। एक विशेष दिन इस गांव से एक के बाद एक लड़की को उस चुड़ैल ने अनजान जगह ले गया। और इस गांव में कहा जाता है कि एक आदमी के 100 शादियां हुई एक विशेष कारण से। दोस्तों, ये है एक हॉरर कॉमेडी मूवी। आज की मूवी का नाम है जमकूरी। ये एक इंडियन मूवी है जो 2024 में रिलीज हुई थी। तो चलिए बिना बात करके इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक जगह से जिस जगह का नाम है रानीवाड़ा। देखा जाता है एक रात को सपना नाम की एक लड़की अपने घर के छत पर सोकर गाना सुन रही थी। अचानक उसने कोई आवाज सुनी और डर के मारे उछल पड़ी, लेकिन उठा तो कुछ भी नहीं पाई। इसीलिए वो फिर गाने सुनने लगते हैं। इसी समय उसका पालंग तोड़ा हिलता है। उसने उठकर देखी तो वहाँ पर कोई नहीं था। इसीलिए वो फिर एक बार गाने सुनने लगते हैं। तभी उस लड़की को किसी ने सीधा पलंग से खींच कर ले जाती है। पता चलता कि 2 दिन पहले किंजल नाम की एक लड़की जो कुछ सालों के लिए शहर में पढ़ाई के लिए गई थी, वो अब गांव वापस आ गई। नवरात्रि के समय गुजरात के अलग अलग जगह में गरबा नाम का एक परंपरा आयोजित होता है। गरबा के दौरान लड़के और लड़की मिलकर गाते और नाचते हैं। जब वो लोग नाच गाना कर रहे थे तब एक आदमी आया और स्पीकर तोड़ दिया और बोला, तुम्हें पता नहीं हमारे गांव पर जमकूरी का श्राप है, इसीलिए हमारा गांव नवरात्रि के दौरान जब कोई नाचता है तब उस पर श्राप लग जाती है। लेकिन किंजल ने इस बात पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया और बस 2 दिन के बाद सपना के साथ वही घटना घटी। दूसरी तरफ देखा जाया कि जिस दिन सपना गायब हुई उस सुबह गांव में एक आदमी आया जिसका नाम था मनसूख। वो एक रीडेवलपमेंट एजेंट था। उसका काम पुराने महल को तोड़ के या ठीक करके नया घर उठाना था। वो इस गांव के पुराने राजमहल को नया तरीके से बनाने आया था, लेकिन वहाँ के लोग उसे बार बार मना कर रहे थे। कहते हैं कि अब उस महल में मत जाना, वहाँ जमकूरी का आत्मा घूमती है। लेकिन मनसूख भी ऐसा ही था। उसने भी उन गांव के लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे महल घुमाकर दिखाने की जिम्मेदारी बाबूलाल नाम के एक आदमी के ऊपर था। तब मनसूख ने बाबूलाल से पूछा कि इस महल में क्या है कि वो सब लोग इतना डर रहे हैं। तब महल घूमते घूमते बाबूलाल जमकूरी का पुराना किस्सा सुनाता है। वो कहना शुरू करता है। पहले कहता है कि बहुत साल पहले राजा इंद्रजीत की 100 पत्नियां थी और इन 100 पत्नियों को अच्छी तरह से रखने के लिए रानीवाड़ा नाम की इस महल को उसने बनाया था। लेकिन 100वीं रानी का नाम था जमकूरी। उसको जलन होना शुरू होता है कि ये सारी संपत्ति इतनी सारी रानी के साथ बांटी जाएगी। इसीलिए एक दिन जमकूरी ने प्लान किया कि सारी संपत्ति लेकर वो भाग जाएगी। लेकिन किसी तरह से राजा को वो पता लग गई थी। लेकिन राजा कुछ कर पाए इसके पहले ही जमकूरी ने उसकी सारी रानी को गर्म तेल से जला दिया था। सारी रानियों को जलाने के बाद खुद भी वो सुसाइड करता है उसी गर्म तेल में। लेकिन मरने से पहले उसने एक अभिशाप दिया, यही संपत्ति मेरी ना हो तो मैं इसे किसी को होने नहीं दूंगी। और जिस दिन जमकूरी मरी वही नवरात्रि की आखिरी रात थी। और तब से हर साल नवरात्रि के आखिरी रात को जमकूरी नाम की वो आत्मा बहुत गुस्से में रहती है। इसीलिए इस गांव में उस दिन गरबा नहीं होती। बाबूलाल जब मनसूख को ये सब बातें बता रहा था तब आसपास कई अजीब घटनाएं हो रही थी। कभी हवा के बिना दरवाजा और खिड़कियां बंद हो जाती थी, कभी अपने आप से पुराने बर्तनें नीचे गिर रही थी और कभी महल के अंदर काफी सालों पुराना एक पेड़ का शाखा अपने आप टूटकर गिर जाता है। तब मनसूख अचानक कहता है उसे लगता है कि महल के एक कोने से दूसरी कोने में उसे कोई जाते हुए दिखाई दी। इसके बाद उन दोनों को महल के अंदर एक सीक्रेट रूम मिलता है। तब मनसूख कहता है कि शायद इस सीक्रेट रूम में राजा का खजाना है। वो कहता है चलो हम दोनों मिलकर रूम में जाते हैं और अगर कोई प्रॉपर्टी मिले तो उससे बांट लेंगे। कहते हैं लालच बुरी बला है और बाबूलाल भी लालच में पड़ गया था। उन दोनों तब रूम में घुस गई। लेकिन जब मनसूख भी वहाँ घुसा तो कुछ ही देर बाद बाबूलाल ने उसे अंधेरे में कहीं देख नहीं पाया और ना ही उनकी आवाज सुन पाया।
बाहर आकर बाबूलाल ने अपने पुलिस फ्रेंड ओमकार को बुलाया और उस रूम में ले गया, लेकिन ओमकार भी उसे कहीं देख नहीं पाया। तब अचानक मनसुख कहीं से सामने आया और अपनी आंखें बंद करके कहती है, चुड़ैल। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। तब जाने कौन अचानक उसे अंधेरे में खींच कर ले गया। तब डर के मारे बाबूलाल और ओमकार दोनों चिल्लाते हुए बाहर निकल गया। तभी किसी तरीके से बाबूलाल और ओमकार बाबूलाल के घर पहुंच गया, लेकिन गांव के लोगों को उस बात को कैसे पता चल गया कि बाबूलाल उस महल के अंदर गया था, और गांव के लोग समझ रहे थे कि उसी वजह से हो सकता है कि जमकुरी वापस लौट कर आ गया। फिर गांव के लोग मिलकर बाबूलाल के घर के बाहर इंतजार करने लगे। डर के मारे बाबूलाल अब घर के बाहर नहीं निकलता। दूसरी तरफ देखा गया बबलू नाम का एक लड़का जो शादी का दीवाना था। वो शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की ढूंढने के साथ साथ वो जमीन का दलाल भी था। वो लोगों को डराकर उनके फ्लैट और घर खाली करवाता था और वो जमीन और मकान बेच देता था। इस सब के चक्कर में वो और उसका दोस्त घेल जेल चला गया। वहां जाकर उनकी मुलाकात हुई एक साधु से। हम जानते हैं कि वो साधु चुड़ैल और आत्मा से बात कर सकता था और भविष्य देख सकता था। उस बाबा ने बाबलू को बोलता है कि उसका इतने दिन तक शादी नहीं हुई क्योंकि उसका भाग्य लिखा था कि उसकी 100 शादियां होगी। और अब बबलू गुस्से में आ गया। मतलब एक आदमी का एक शादी नहीं कर पा रहा था और उसका कहना है कि तेरे भाग्य में 100 शादियां लिखी हुई है। इसीलिए बाबलू और घेल बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उस बाबा को बहुत मारा। कुछ देर बाद देखा गया बबलू असली में रानीवाड़ा गांव का लड़का था और बाबूलाल का वो दोस्त ओमकार ने जेल से उनकी रिलीज करवाया और रानीवाड़ा ले गया। वहां जाकर बबलू की मुलाकात हुई एक सुंदर लड़की से और देखा गया कि बबलू के दिल में घंटी बजने लगी। उसे लड़की के बारे में जानने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो काफी दिन से शादी के लिए रेडी थी। इसीलिए एक तरह से बबलू ने डिसाइड किया कि इसी लड़की से शादी करेगा। कुछ देर बाद राज परिवार का पाला हुआ बेटा जिसका नाम विश्वजीत था वो आया। उसने लड़की की पहचान करवाई जिसका नाम कुमुदिनी था। वो राज परिवार की बड़े बेटा का एकलौती बेटी थी और वो ये भी कहता है कि उसी ने मनसुख को इस गांव में भेजा था। उसने उस दिन ही लंदन से वापस इस गांव में आई थी। इसके बाद देखा गया बबलू को बाबूलाल ने छोटे से अपने बेटे की तरह बबलू को बड़ा किया था। इसीलिए बाबूलाल का खतरा देखकर ओमकार ने उसे गांव ले आया। बबलू ने देखा कि सब लोग बाबूलाल और किंजल को डांट रहे गांव में जमकुरी को वापस लाने के लिए, क्योंकि बाबूलाल महल के अंदर घुसा था और किंजल गांव में माना रहते हुए भी गरबा कर रही थी। इसीलिए बबलू ने गांव को सबको बोला, तो सब चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होता, वो एक लोगों को डरा रहा है और उसका फायदा ले रहा है। मतलब उसकी सोच उसकी काम की तरह ही है। उसके बाद वो गांव के लोगों को और भी कहता है कि मैं आपको कह रहा हूँ 10 दिन के अंदर उसे पकड़ कर ले आऊंगा जो जमपुरी के नाम पर लोगों को डरा कर गाँव के लोगों को किडनैप कर रहा है। उसने ये भी बोला कि अगर मैं नहीं कर पाया तो बाबूलाल खुद इस गांव से चला जाएगा। मतलब उसकी बात को समझो, वो अगर ये नहीं कर पाया तो बाबूलाल गांव से चला जाएगा, वो नहीं। फिर से कहानी पे जाते हैं। उस दिन रात को गांव की एक और लड़की जिसका नाम सृष्टि था वो गायब हो गई। बिल्कुल सपना की तरह उसे भी किसी ने ले गया। दूसरी तरफ देखी गई राज परिवार की लड़की राजकुमारी वीना। उसका हस्बैंड अपना बिजनेस चलाने के लिए वो अपना घर गिरवी में रखकर 50 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन उसका बिजनेस बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था। अब पैसा वापस करने के लिए बैंक के लोग आके आदमी को धमका रहा है कि 1 महीने में बिल्डिंग खाली नहीं किया तो सारा पैसा वापस करना होगा। इसीलिए वीना ने गोमूत्र का इस्तेमाल करने की प्लान बनाई और वो उसे यूज कर महल को अपने नाम से करना चाहती है ताकि वो उसे बेचकर सारा लोन चुका दे। लेकिन इस बीच विश्वजीत बीच में आ जाता है। उसका भी नजर उस महल पर था। वो बोलता है कि मुझे प्रॉपर्टी से वंचित किया गया था, लेकिन मैं अपना अधिकार लेकर ही रहूंगा। कुमुद भी गांव पर आकर उन्हीं के घर में रहती है और वीना भी कुमुद के साथ अच्छा बिहेव करने का नाटक करती है। वीना कहती है कि नवरात्रि के समय पूरा परिवार महल में रहेगा, गरबा करेगा और बहुत मजा करेगा।
इसीलिए बाबूलाल की जगह बबलू को महल कुमुद को दिखा के उसका ठीक करने की जिम्मेदारी पड़ती है और इसी बहाने बबलू और कुमुद काफी समय साथ बिताने लगती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगती है, लेकिन कुमुद को आप लोग ज्यादा याद रखना, बाद में उसका बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। वो लंदन में पढ़ाई करने वाली लड़की फिर भी उसमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता। वो गांव की एक सिंपल लड़की जैसे बिहेव करती थी। अंग्रेजी में बात करने पर भी वो अपनी मातृभाषा में जवाब देती थी और जब उससे अपना पसंदीदा खाना पूछा गया तो वो कोई विशेष खाना नहीं कहती। वो कहती है कि मुझे गुड़ पसंद है, मुझे घी पसंद है और रोटी पसंद है। कुमुद और वीना के परिवार महल के जाने के बाद उस रात ही महल के बिजली चली जाती है और वीना के परिवार की लड़की पारुल को कुमुद की आंखों के सामने किसी ने खींच कर ले जाता है, जैसे सपना को खींच कर ले गया था और कुमुद कुछ नहीं कर सकी। अगले दिन सब कुछ जानकारी में आते हैं। बबलू विश्वजीत पर डाउट कर रहा था। शायद विश्वजीत ने जमकुरी के नाम पर लोगों को डराकर गांव की लड़कियों की किडनैप कर रहा है, क्योंकि विश्वजीत लड़कियों पर थोड़ा कमजोर था। अगले दिन जब किंजल की शादी का प्रपोजल आया, किंजल ने कहा कि वो डांस आर्टिस्ट बनना चाहती है, शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके माँ बाप उसके सपने की कोई कीमत नहीं देती। उस रात वो अंधेरे में भाग जाने का फैसला करती है और उसे भी किसी के द्वारा खींच कर ले जाया जाता है। इस घटना के बाद बाबलू पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि कोई है जो जमकुरी के नाम पर ये कर रहा है और वो लड़की को खुद लेकर उनकी यूज कर रहा है। इसीलिए उस रात उसने डिसाइड किया कि वो ये सब और नहीं सह पाएगी और वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने जाता है। बबलू गांव के लोग से भी कहता है, तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन गांव के सभी लोग डरे हुए थे। लेकिन कुमुद एग्री करता है और साथ ही बाबूलाल, ओमकार, घेल और बबलू के दो दोस्त भी एग्री करता है। वो सीधा महल जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये था कि महल और महल के आसपास गांव के 3 जगह 3 टीम्स में बांटकर नजर रखेंगे। एक टीम में कुमुद और बबलू थे, दूसरी टीम में बाबूलाल और ओमकार थे, तीसरी टीम में घेल और बबलू के 2 दोस्त थे। उसके प्लान मुताबिक जो भी जमकुरी या उल्टा पलटा कुछ देखेगा वो बबलू को फोन करेगा और चाहे जो भी हो वो किडनैप करने वाले को पकड़ लेगा। रात को पहले बाबूलाल और ओमकार ने एक काले कपड़े में किसी को दूर खड़े देखा और जमकुरी समझकर वो बाबलू को फोन करने की वजह डरकर भाग जाती है। दूसरी तरफ घेल ने एक काले कपड़े में आदमी देखा और बाबलू को कांपते कांपते फोन किया। महल के अंदर बाबलू और कुमुद ने भी एक काले कपड़े में एक आदमी को देखा। उससे देखते ही बाबलू कुमुद को यही रखकर डर कर भाग जाते हैं। मतलब समझो, जिसी ने प्लान बनाया वही डर कर भाग गया। चूतिया आदमी है यार। बाबूलाल भी दूर जाकर चुपकर बबलू को फोन करता है। तभी जमकुरी अचानक से उनका सामने आ जाता है, लेकिन हमें अब पता चलता है कि ओमकार की एक कमजोरी थी, वो डर से उल्टी कर देता था। इस बार भी वो काले कपड़े वाले में उल्टी कर देता है। भाई साहब, भूत की कपड़े में उल्टी कर दी। भाई फनी पार्ट तो अब शुरू होता है। केल भी एक अजीब आदमी, वो भूत से बचने के लिए खुद ही भूत की तरह चलने लगती है। वो सोचता है कि चुड़ैल उसे देखेगी और सोचते रहेगी कि वो भी एक भूत है और चुड़ैल उसे कुछ नहीं करेगी। इस समय बाबलू के दोस्तों ने भी ऊपर से उसके ऊपर काला कपड़ा डाल देता है और इस तरफ बाबलू खुद खून लगा हुआ कपड़ा पहनकर उस भूतनी को डरा देता है। मतलब भूत भी भूत को देखकर डराता है और डरा कर जब वो भागते हैं वो पेड़ से टकराकर गिर जाती है। इसके बाद देखा जाता है कि काले कपड़े वाले लोगों को एक जगह पर आना जाता है और उनमें 2 लोग गांव के थे, एक लड़का और एक लड़की, और उनके साथ तीसरा वाला लोग था मनसूख, जो कि मूवी के शुरू में महल को सुंदर करने के लिए आया था और फिर सीक्रेट रूम पे गया और वहां पर छुप गया। असल में सब कुछ था मनसूख का एक नाटक। लेकिन मनसूख को जब वो पूछते हैं कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो वो बताते हैं कि ये सब उन्होंने विश्वजीत की कहने पर किया है। मतलब अब असली विलन बाहर आ चुका है। लेकिन कहानी तो अब सिर्फ शुरू हुई है। पुलिस अब विश्वजीत को अरेस्ट करती है,
लेकिन सब खुलने के बाद गांव के लोग उस पर गुस्सा करते हैं। गांव के लोगों को रोकने में पुलिस को भी मुश्किल पड़ जाता है। तभी बाबलू और एक मिस्ट्री खुलासा करता है। वो पारुल को सबके सामने ले आकर कहता है कि जैसे विश्वजीत ने सबको चुड़ैल का डर दिखाकर महल से दूर रखना चाहा, वैसे ही बीना चुड़ैल के डर लोगों पे और बिठाने के लिए अपनी बेटी को खुद गायब कर देती है। तब था एक सजाया हुआ नाटक, जिससे कि कुमुद ऐसा सोचे कि महल में आत्मा है और वो यहाँ से चली जाए और वो लोग इस महल को बेचकर उनकी कर्ज पूरा कर सके। असल में लड़कियों को ज्यादा दिमाग पर नहीं उठाने चाहिए। शुरुआत में ही लड़कियों को उनकी जगह समझा देना चाहिए। ये बात मैं नहीं बोला, ये बबलू ने बोला। बबलू की बात सुनते ही कुमुद बबलू को जोर से एक थप्पड़ मारता है। असल में बबलू ने एक आदमी के लिए पूरे फेमिनीन को इस तरह इंसल्ट किया था जो कुमुद नहीं मान सकती, और सबके सामने थप्पड़ खा के बबलू अंदर से बहुत टूट गया था। इसके बाद बीना कुमुद के पास आती है और कहती है, मैंने बहुत बड़ी गलती की, ऐसा कि लालच में मैंने ये सब कुछ किया। और बीना ये भी बोलता है, लेकिन गांव के लोगों का विश्वास जीतने और अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए मैं एक गरबा आयोजन करती हूँ। बीना का प्लान ये था कि जब कुमुद गरबा में बिजी होगी तो ये एक प्रोमोटर को बुलाकर महल बेचकर पैसा ले जाएगी। कुमुद को देखा जाता है कि गरबा के तालों में वो नाचते हुए किसी और दुनिया में चली जाती है। नाच खत्म होने पर बीना आगे जाकर अचानक चिल्लाती है, मतलब कुमुद की तारीफ करती है, और देखती है कि कुमुद की चेहरा अचानक चुड़ैल के जैसा हो जाता है। तब बीना ये देखकर डर के मारे बेहोश हो जाती है। तब गांव के बाकी लोग भी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद बाबलू और गेल जेल में साधु के पास जाते हैं और कहते हैं कि बबलू ने उस दिन गलत समझा था, बहुत बड़ी गलती हो गई उससे। वो बोलता है साधु से कि कुमुद के बीच जमकूली घुस गई थी, इसीलिए वो साधु से मदद मांगता है और वो उसकी गलती माफ करके उसे मदद करने को कहता है। बहुत समझाने के बाद साधु उनके साथ महल आता है। चारों तरफ देखकर बताता है कि असल में महल के बाहर जो पुराना पेड़ था उसके अंदर जमकूरी का आत्मा रहता है। अगर पेड़ की जंजीर मिट्टी से अलग कर दी जाए और जला दी जाए तो जमकूरी का आत्मा मुक्त हो जाएगा। तो इसी तरह पूजा शुरू होती है। कुछ लोग उसके कहने पर पेड़ की जंजीर अलग करने के लिए मिट्टी खोदते हैं। मिट्टी खोदने से उस पेड़ के नीचे एक सिंदूक मिलता है। सिंदूक खोलते ही जमकूरी बाहर आता है। दूसरी तरफ जेल से छुड़कर विश्वजीत और मनसूख प्लान करते हैं कि वो महल जैसे उसका नहीं हुआ, वो किसी को भी महल लेने नहीं देगा। वो महल के अंदर लोगों को टाइम बम लगाने भेजते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई इनविजिबल पावर एक के बाद एक मार देती है। बाहर खड़े विश्वजीत को भी वही इनविजिबल पावर उसका हाथ पैर और उसका सर घुमाकर मार देती है। तब मनसूख और बाकी लोग डरकर भाग जाते हैं। गांव जैसे मौत के तहखाने बनने वाला है। तब जमकूरी की शक्ति बढ़ रही है। साधु जल्दी से पेड़ को आग लगाता है। जमकूरी कहता है, उस पेड़ को आग लगा के मुझे खत्म करना आसान नहीं है। ये सब कुछ मेरा है, ये महल मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। तब बबलू उससे कहता है, इस प्रॉपर्टी के लालच में ही तुमने निर्दोष रानी को जला दिया था, लेकिन हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। हम बस चाहते हैं कि तुम इस गांव छोड़ दो। जमकूरी तब कहता है, तुम्हारा पुरुष शासित समाज मेरी सच को बदल दिया। तुम्हें जो पता है वो गलत है। और ये बोलने के बाद वो अपना असली कहानी सुनाने शुरू करती है। बहुत सालों पहले इस गांव में राजा इंद्रजीत का राज था, लेकिन जब बाकी सारे किंगडम की इम्प्रूव हो रही थी, तब इस किंगडम पर अंधेरा का छाया पड़ चुका था। दिन गुजर रहे थे और राज्य नीचे गिर रहा था। तब राजा इंद्रजीत ने एक धर्मगुरु को बुलाया और उसकी सलाह ली। और दूसरी तरफ रानी जमकूरी अपनी दुनिया में, मतलब अपनी पढ़ाई और लिटरेचर में बिजी थी। लेकिन उस समय के समाज में लड़कियों को पढ़ाई लिखाई में रुचि रखना मना था, इसीलिए जमकूरी को पढ़ाई करने से रोका गया और जमकूरी के लिखे सभी कविताएं जलाए दिए गए। जमकूरी आगे कहती है कि मैं और मेरी तरह कई लड़कियों के पास राजा इंद्रजीत को शादी करने का प्रपोजल भेजा गया,
राजा एक लड़की को नहीं बल्कि कई को लेना चाहते थे। हमने सोचा कि राजा का रानी होना कितना बड़ा चीज है और सभी ने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। लेकिन कुछ ही दिन बाद हमें पता चलता है कि असल में हमें धोखा दिया गया था। राजा ने हमें शादी का वादा दिया था। शादी का प्रपोजल जो एक 100 लड़कियों के पास गया था, उन सभी में कुछ ना कुछ खास गुण था और राजा के धर्मगुरु ने राजा को सलाह दी कि विशेष गुण वाली 100 लड़कियों को जलाएंगे तो राज्य की उन्नति होगी। फिर नवरात्रि के अंत के दिन उन सभी लड़कियों को आग में जला दिया गया। सिर्फ मैं जान बचाकर भाग गई। पकड़े जाने के बाद मैं गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन विश्वास करो एक भी गांव वाला भी मदद के लिए नहीं आया। अंत में मैंने ये श्राप दिया कि इस गांव को कभी भी नवरात्रि के दिन रोशन नहीं होने दूंगा और इस राजा का प्रॉपर्टी, इस साम्राज्य को जो 99 लड़कियों के लिए था, मैं या तो शारीरिक रूप से या फिर आत्मा की रूप से ये सुरक्षित रखूंगा। फिर मैंने खुद इस पेड़ की डाली से रस्सी बांध कर सुसाइड की। अब मेरी बात ये है कि अगर जमकूरी ने पेड़ के साथ लटक कर सुसाइड की तो पेड़ उठाकर उसे पेड़ के नीचे गाड़ कर फिर से वो पेड़ ही कैसे लगा दिया भाई उन्होंने। तो ये बात छोड़ो भाई, मैं मूवी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसे ही रहने देते हैं। इसके बाद जमकूरी की असल सत्य जानने के बाद गाँव वाले की आंखों में गुस्सा और डर के बजाय आंसू आ गए। सच तो ये था कि एक लड़की ने कितना कुछ सहा। बबलू कहता है कि वो राजा और इस समाज के तमाशे में जो हुआ वो अन्याय है, लेकिन समय बदलाने के बाद भी लड़कियों के साथ अन्याय अभी भी हो रहा है। लड़कियों के लिए कुछ बदलाने के लिए पहले अपने अंदर बदलाव लाना होगा। इसीलिए मैं राजा के अधूरे काम को पूरा करूंगा। तुमसे शादी करके मैं वो रिस्पेक्ट दूंगा जो राजा ने नहीं दे पाया। मतलब अब तुम लोग समझो, बेचारा को जिंदा लड़की नहीं मिल रही है, इसीलिए वो अब आत्मा को शादी करना चाहती है। तो ऐसा हुआ कि जमकूरी कहता है कि सिर्फ मुझे शादी करने से ये श्राप नहीं जाएगा, मेरी तरह उस निर्दोष लड़की के आत्मा को भी अपनाना होगा, क्योंकि उनके साथ भी अन्याय हुआ है। बबलू राजी होता है। मतलब उसको एक नहीं मिल रही थी, अब उसे 100 मिल गई और वो भी जिंदा लड़की नहीं, आत्माएं। लेकिन बबलू का शर्त ये है कि मैं तुम्हें शादी करूंगा, लेकिन तुमने जितनी भी लड़कियों को यहाँ से ले गई उन्हें लौटा दोगे और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। जमकूरी ये शर्त मानता है और बबलू उसे शादी करता है। तब वो साधु सिर्फ हंसता रहता है, क्योंकि ये साधु पहले ही भविष्यवाणी कर चुका था कि तुम्हारे साथ 100 लड़कियों की शादी होगी। सच्ची में उसके साथ 100 लड़कियों की शादी हुई, लेकिन वो सब तो भाई आत्मा थे और 100 साल पुराने थे। शादी के बाद जमकूरी अपना वादा रखती है और गांव को श्राप से छुटकारा मिलता है। धीरे धीरे गांव की गायब हुई लड़कियां वापस आती हैं। किंजल भी वापस आता है, लेकिन पता चलता है कि उस दिन जमकूरी नहीं, घेल ने उसे खींचकर ले गया था, क्योंकि किंजल जो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता था और इसीलिए सिर्फ घेल ने उसकी मदद की। किंजल उस डांस कंपटीशन में जीतकर गांव वापस आता है। देखा जाता है कि अंत में कुमुद वापस आती है और बबलू के साथ मिलती है। बबलू उसे अपने मन का बात बताता है। तब घेल बबलू को जोर जोर से बुलाता रहता है। बबलू कुमुद से कहता है, तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। बबलू घेल के पास जाता है और देखता है कि एक लड़की खड़ी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो लड़की अपने आप को राजकुमारी कुमुद के रूप में बुलाती है और ये भी कहती है कि नवरात्रि के पहले मैं आ नहीं पाई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थे। ये सुनते ही बबलू के नीचे से जमीन निकल जाता है। तो ये राजकुमारी कुमुद है, तो जिससे इंतजार करने को कहा गया वो कौन है? वो तो कुमुद थी। पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। मतलब जिसे वो कुमुद समझ रही थी वो असल में झमकूरी थी। मूवी के अंत में बबलू से कहा जाता है कि कुमुद को वो अपना नहीं सका, लेकिन रानीवाड़ा गांव श्राप से मुक्त हो गई और पूरा गांव अब जमकूरी को आत्मा नहीं अपने गांव की लड़की की रूप में मानता है। गांव के सब लोग मिलकर उन 100 लड़कियों की मेमोरियल बनाते हैं। अब नवरात्रि में गुजरात के बाकी गांव की तरह ये गांव भी बहुत मजे करते हैं। बबलू अपनी नई कंपनी शुरू करता है, BBC मतलब भूत भगाओ कंपनी।
भाई उसे क्या और आत्मा से शादी करने का मन कर रहा है क्या? मजाक था और ये मूवी यही समाप्त होती है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बस को दिखाते हुए जो एक कब्रिस्तान के पास रुकती है और बस के अंदर चढ़ जाती है एक क्रीपी बूढ़ी औरत। वो औरत बैठकर ड्राइवर से पूछती है, क्या तुम एक डरावनी कहानी सुनना चाहोगे? ड्राइवर मना करता है पर वो औरत बार बार पूछती है, दिन खुद ही कहानी सुनाने लग जाती है जिसके अंदर एक बास ड्राइवर अंधेरी रात में जा रहा था। वो ड्राइवर बस को रोकता है एक लड़की के लिए पर गेट खुलते ही लड़की गायब हो जाती है। ड्राइवर बस भगाकर वहां से ले जाता है पर तभी बस के अंदर से एक आवाज आती है, मुझे उतारने दो। डर के मारे ड्राइवर पीछे देखता है और उसे पीछे दिखाई देती है एक गुड़िया। और अब दोस्तों ये गुड़िया सच्ची में बस के अंदर आ गई थी। वो बूढ़ी औरत अब हम लोगों से पूछता है कि तुम एक डरावनी कहानी सुनना चाहोगे? जिसके बाद वो पहली कहानी सुनाती है जिसका नाम है स्पाइडर वुमन। हिंदी में बोला जाए तो मकर कन्या। कहानी की शुरुआत में कुछ फ्रेंड्स एक टनल से निकाल रहे थे स्पाइडर वुमन के बारे में बात करते हुए कि तभी उन्हें दिखाई दे जाती है स्पाइडर वुमन जो कि पीछे पड़ जाती है उनकी। सारे लोग डरकर भाग जाते हैं और सीन जाता है कुछ टाइम पहले। तब हम मिलते हैं दो रिपोर्टर से जिसका नाम है शिगेवा और ताकेशी। ये दोनों काम करते हैं एक मैगजीन पे जो मकर कन्या जैसी एंटिटीज के बारे में आर्टिकल्स लिखती थी। दोनों रिपोर्टर्स बात कर रहे थे कुछ स्कूल की लड़कियों से जो बता रही थी स्पाइडर वुमन के बारे में, पर स्टिल कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। एनीवेज, तताशी को जितने आई विटनेस मिले थे ना, उसके हिसाब से वो एक आर्टिकल को मैगजीन में पब्लिश कर देता है और अब हम उन्हीं में एक आई विटनेस की कहानी देखेंगे। आई विटनेस थी एक लड़की की जिसे रात को लग रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लड़की भागकर घर आ जाती है और उसने खिड़की से देखा था बाहर जहां पर वो स्पाइडर वुमन जो क्रीपी तरीके से गलियों में रेंग रही थी। वापस तकेशी और शिगेवा को हम देखते हैं जहां पर दोनों आई विटनेस को पढ़ रहे थे और कई हजार विटनेस उन लोगों के पास आए हुए थे। शिगेवा अब डर रहा था ये सोचकर कि कहीं ये स्पाइडर वुमन सच्ची में मौजूद तो नहीं, और ताकेशी उसे और डरा रहा था। एनीवे, अब हमें पता चलता है स्पाइडर वुमन की ओरिजिन की कहानी। हुआ ये था कि पुराने टाइम में एक औरत थी जिसे मकड़ियों से नफरत थी। वो अपने घर में आने वाली सारी मकड़ियों को बुरी तरीके से मार डालती थी और एक रात एक श्रापित मकड़ी ने औरत को काट लिया था। दिन अचानक औरत के आसपास बहुत सारे मकड़ी के जाले आ गए थे और धीरे धीरे वो औरत बदल गई थी आधी मकड़ी और आधी इंसान यानी मकर कन्या में। हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि मकर कन्या दिन के टाइम पे नॉर्मल रहती है पर सूरज ढलते ही वो भाग जाती है अंधेरे में क्रॉल कर कर। वो मकर कन्या अपनी 8 आंखों से अपनी विक्टिम्स पर नजर रखती है और अपने जादू से अपने विक्टिम्स को मकड़ी के जाले में लपेट लेती है। इसके बाद वो इंसान या तो मकर कन्या में बदल जाता है या फिर मकर कन्या उसे जिंदा खा जाती है। ये कहानियां पढ़ कर शिगेवा अब और ज्यादा डर गए थे, पर तकेशी शिगेवा को बताता है कि कहानियों के हिसाब से अगर मकर कन्या सामने आ जाए तो हमें बोलना चाहिए मकर ततैया, क्योंकि मकड़ी को ततैया से डर लगता है। एनीवे, ये बताने के बाद तताशी नोटिस करता है कि जापान के एक छोटे से टाउन से बहुत सारे मकर कन्या के आई विटनेस आए हुए हैं और इसीलिए तकेशी सोचता है कि शायद मकर कन्या इसी टाउन में रहती होगी। इसी रीजन की वजह से शिगेवा को तताशी जबरदस्ती भेज देता है उस टाउन में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पर 2 दिन हो जाते हैं और शिगेवा वापस नहीं आता। वो अब अपना फोन भी नहीं उठा रहा था और एडिटर्स भी गुस्सा कर रही थी और इसीलिए तकेशी खुद जाता है उस टाउन में शिगेवा को ढूंढने के लिए। तकेशी उस टाउन में ढूंढ लेता है एक रेस्टोरेंट जहाँ पे शिगेवा ने इंक्वायरी करी थी कुछ दिन पहले, और वहाँ पे 2 वेट्रेस बताती है मकर कन्या के बारे में जो कुछ ही दिन पहले इसी रेस्टोरेंट में आकर खाना खाकर गई थी, और तभी उन वेट्रेस को फिर से दिखाई देती है मकर कन्या। तकेशी भी उस औरत को देखकर चौंक जाता है और वो औरत बड़ी अजीब तरीके से खुजली कर रही थी, पर देन वो नॉर्मल इंसानों की तरह ही उठकर चली जाती है, जिससे तकेशी समझ जाता है कि वो मकर कन्या नहीं थी। उसके बाद तकेशी को एक टनल के पास मिलता है एक स्कूल की लड़की जो प्रार्थना कर रही थी एक श्राइन के ऊपर।
उस लड़की का नाम था मिकोयो और वो बताती है कि उसी टनल के पास कुछ दिन पहले मकर कन्या ने उसकी दोस्त अकेमी पर हमला कर दिया था। अब ऑब्वियसली तकेशी को मिलना था अकेमी से और इसीलिए मिकोयो तकेशी को ले जाती है अकेमी के घर। घर पर सिर्फ अकेमी थी जो अजीब तरीके से पलंग पर लेटी हुई थी और तकेशी को उस लड़की से अजीब अजीब वाइब्स आ रही थी। मिकोयो देन बताती है कि अकेमी की बातों पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा और इसीलिए आजकल अकेमी गुस्से में रहती है। तकेशी देन अकेमी से पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था, पर अकेमी इतनी तेजी से अपनी कहानी बताती है कि तकेशी नोट्स भी नहीं लिख पाता। परेशान होकर तकेशी एक रिकॉर्डर खोल देता है, पर अब रिकॉर्डर में भी डेमोनिक आवाजें आने लगती है और तकेशी को अकेमी के मुंह के अंदर मकड़ी के जाले दिखाई देने लगती है। देन अचानक वहाँ पे आ जाती है अकेमी के माँ यूमी। यूमी भी बड़ी अजीब थी और मिकोयो यूमी को देखते ही घर से भाग जाती है तकेशी को अकेला छोड़कर। देन यूमी बताती है कि अकेमी के एक्सीडेंट के बाद वो सदमे में है और बात नहीं कर सकती। यूमी देन तकेशी को बिठाकर उसके लिए चाय वगैरह लाती है और उसे चप्पलें भी पहना देती है। तकेशी को ये खातिरदारी थोड़ी अजीब लग रही थी, जिसके बाद तकेशी यूमी को बताता है मकर कन्या के बारे में। हालांकि दोस्तों यूमी ऑलरेडी मकर कन्या के बारे में सब कुछ जानती थी। यूमी बोलती है कि मकर कन्या मीटिंग के बाद अपने पार्टनर्स को जिंदा खा जाती है और ये बात सुनकर तकेशी को अजीब लगने लगता है, जिसके बाद तकेशी नोटिस करता है कि उसके चप्पलें जमीन पर चिपक रही है। देन अचानक यूमी भाग जाती है किचन में और तभी सूरज ढल जाता है। तकेशी भी अब डरने लगता है क्योंकि वो जानता था कि मकर कन्या सूरज ढलने पर ही अपना रूप बदलता है। और अब तकेशी को आने लगती है अकेमी के कमरे से कुछ आवाजें। वो जाकर चेक करता है और आवाजें आ रही थी क्लोजेट के अंदर से, जहाँ पे तकेशी को मिलता है शिगेवा, जिसे मकर कन्या ने जाले में फंसा कर रखा था। लेकिन इतना ही नहीं, तभी अकेमी बदल जाती है मकर कन्या में, जिससे डर कर तकेशी अपनी जान बचाकर भागता है और उसकी चप्पलें जमीन से चिपक रही थी। तकेशी को पीछे से यूमी भी घूर रही थी और इसका मतलब अकेमी ने अपनी माँ को भी मकर कन्या में बदल दिया था। एनीवे, वहाँ पे तकेशी बार बार बोलने लगता है मकर ततैया, और ये बात बोल बोलकर वो किसी तरीके से घर से भाग जाता है। अब जब तकेशी घर जा रहा था गाड़ी से, तभी उसके पीछे आ जाती है यूमी, जो तकेशी से चिपक जाती है और गाड़ी का हो जाता है एक्सीडेंट। तकेशी किसी तरीके से गाड़ी से बाहर निकलता है, पर अब उसके सामने थी यूमी, जो बदल जाती है एक मकड़ी में और डीमनिक तरीके से हमला कर देती है उसके ऊपर। यहाँ से अब दोस्तों हम फिर से देखते हैं उन्हीं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को जिन्हें हम कहानी की शुरुआत में देखा था। वो लोग टनल में जब मकर कन्या को देखकर डर कर भाग गए थे, तो उन्हें असल में दिखाई दिया था तकेशी, जिसे बदल दिया गया था एक मकड़े में। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट कहानी का नाम है क्रेविसेस, जो शुरू होती है अकीरा नाम के एक लड़के के साथ, जो आता है अपने दोस्त शिमुजू के घर पर उसके मकान मालिक उचिदा के साथ। उचिदा ने अकीरा को इसीलिए बुलाया था क्योंकि शिमुजू घर पर कई दिनों से नहीं था और उसके घर की हालत अंदर से कुछ ज्यादा ही क्रीपी थी। हीरा अब उचिदा के साथ शिमुजू के फ्लैट पर आता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हर दरार के ऊपर शिमुजू ने लाल टेप चिपका रखी थी। अकीरा और उचिदा अब सारी टेप हटा देते हैं, जिसके बाद अकीरा करने लगता है इन्वेस्टिगेशन। अकीरा को शिमुजू के लैपटॉप पर कुछ टेक्स्ट मिलते हैं, जिससे ये समझ आता है कि कोई शिमुजू पर नजर रखे हुए था। अकीरा अब उचिदा से पूछता है कि अगर शिमुजू कुछ अजीब बिहेव कर रहा हो तो, पर तभी किचन से शोर आता है और जब अकीरा देखता है तो उचिदा किचन से गायब हो चुका है। अकीरा को समझ नहीं आता कि क्या हुआ और उसे जल्दी ही ऐसा फील होने लगता है कि कोई उसे देख रहा है। अकीरा को टीवी की रिफ्लेक्शन में भी एक आत्मा दिखाई देती है, जो अगले ही पल गायब हो जाती है, जिससे अब अकीरा डरने लगता है। देन अकीरा को मिलता है एक वीडियो कैमरा, जिससे अंदर वीडियो में शिमुजू था। वीडियो में शिमुजू घर की दरारों के अंदर कुछ ढूंढ रहा था। उसे डर लग रहा था और एंड में वो पूरे घर की दरारों को लाल टेप से सील कर देता है।
शिमुजू पूरा पागल सा हो गया था। जिसके बाद वीडियो में आने लगती है एक लड़की की हंसने की आवाज और एक दरार के ऊपर से टेप अपने आप हट जाती है। शिमुजू चिल्लाता है एंड देन कोई ईविल शक्ति शिमुजू को अपने साथ खींचकर ले जाता है दरार के अंदर और ये देखकर अकीरा चौंक जाता है। अब अचानक कोई टीवी का प्लग निकाल देता है और जब अकीरा प्लग लेने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। अकीरा डर कर चिल्लाता है जिसके बाद उसे घर के दरारों के अंदर से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं लड़की का हाथ। और देखते ही देखते अब अकीरा पागल सा हो चुका था। उसे अपनी जान बचाने के लिए पूरे घर की दरारों को फिर से लाल टेप से कवर करना पड़ता है और बेचारा एक ड्रॉअर बंद करना भूल जाता है। वो भागता है ड्रॉअर बंद करने के लिए पर एंड में अकीरा को वो आत्मा पकड़कर अपने साथ ले जाती है और कहानी खत्म हो जाती है यहीं पर। अब तीसरी कहानी का नाम है सैक्रिफाइस। ये कहानी शुरू होती है मायू नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो रात उठती है और अपनी दादी को देखती है प्रेयर कर रही है प्रेयर वाले कमरे में। एंड देन अगले ही पल मायू की दादी को खा जाती है एक क्रीपी एंटिटी जिसे देखकर मायू के होश उड़ जाते हैं। 3 सालों आगे जाता है पर मायू बड़ी हो चुकी है और शहर में रहने आ जाती है और एक कंपनी में अपनी दोस्त शिजुका के साथ काम करती है। उस दिन मायू को एक तोहफा मिलता है पर तोहफे में था एक मरा हुआ कीड़ा जिसे देखकर मायू और शिजुका चौंक जाती है। दिन दोपहर में दोनों लड़कियां पार्क में लंच कर रही होती है जब मायू शिजुका को बताती है कि कुछ ही टाइम पहले फुकादा नाम के एक लड़के ने मायू को डेट के लिए पूछा था पर मायू ने फुकादा को मना कर दिया था और भाग गई थी। ये बात सुनकर शिजुका चौंक जाती है क्योंकि फुकादा एक क्रीपी आदमी था और लास्ट टाइम जब एक लड़की ने फुकादा को डेट करने से मना कर दिया था तो वो लड़की कुछ ही दिन बाद गायब हो गई थी। अब तभी दोनों लड़कियों के सामने आ जाता है फुकादा जो मायू को क्रीपी तरीके से घूर रहा था जिससे मायू डर जाती है। एनीवे उस रात जब मायू घर पहुंचते हैं तो उसे दरवाजे पर मिलते हैं बहुत सारे मरे हुए कीड़े और किसी ने मायू के गेट पर खून से एक डिमोनिक निशान भी बना दिया होती है पर ऑब्वियसली ये काम था फुकादा का और ये बात मायू भी समझ जाती है क्योंकि अगले दिन मायू फुकादा का हाथ पर पट्टी बांधी हुई देखती है। कहने का मतलब उसने अपनी ही खून से वो निशान बनाया था। ये सब देखकर मायू डर जाती है और वो कुछ ही दिनों के लिए रहने चली जाती है अपनी मम्मी पापा के साथ। मायू के पापा का नाम था तोशिनोरी और मायू की माँ की नाम था मेगुमी जो बीमार थी पर वो मायू को देखकर काफी खुश हो जाती है। एनीवे मायू जाकर अपने पूर्वजों के सामने प्रेयर करती है क्योंकि ये उनका घर का एक प्रथा थी। प्रेयर वाले कमरे में ही मायू को वो क्रीपी एंटिटी दिखाई दी थी पुराने टाइम में और आज मायू अपने पापा को उस एंटिटी के बारे में बताती है। असल में जिस रात मायू ने वो एंटिटी देखी थी उसके अगले ही दिन मायू की दादी की लाश मिली थी घर में। सिर्फ इतना ही नहीं उस टाइम मेगुमी बीमार चल रही थी पर जैसे ही दादी की डेथ हुई मेगुमी ठीक हो गई थी और ये बात आप लोग याद रखना। इसके बाद एक पड़ोस की बूढ़ी औरत आती है और मायू को बोलती है कि तुम अपनी माँ का ख्याल रखो वरना वो मारी जाएगी तुम्हारी वजह से। जिसके बाद बूढ़ी औरत का बेटा आकर उसे वहाँ से ले जाता है पर यहाँ पे उस बुरी औरत को वो क्रीपी एंटिटी दिखाई दे रही थी इस वक्त मायू को नहीं दिखाई दे रही थी। अब उस रात मायू अपनी माँ के लिए परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी माँ घंटों से प्रेयर कर रही होती है और मायू के कहने पर भी प्रेयर बंद नहीं करती तो बहुत ज्यादा अजीब था। देन नेक्स्ट डे मायू न्यूज़पेपर पढ़ते हुए छत पर नोटिस करती है वही डिमोनिक निशान जो फुकादा ने गेट पर बनाया था जिससे मायू को लगता है कि शायद उसे शहर जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मायू वापस शहर चली जाती है पर मेगुमी कॉन्टिन्यूअस प्रेयर कर रही होती है। अब शहर पहुंचकर मायू जाती है फुकादा के घर पर और जैसे ही फुकादा घर से बाहर निकलता है मायू उसके घर के अंदर घुस जाती है और घर के अंदर जो वो देखती है उससे उसकी रूह कांप जाती है क्योंकि फुकादा का पूरा घर डिमोनिक चीजें से भरा हुआ है। घर में हर जगह मायू की तस्वीरें भी होती हैं जिससे मायू समझ जाती है कि फुकादा ने मायू के ऊपर कोई श्राप लगा दिया है। मायू को फुकादा के पास कुछ वीडियोस भी मिलते हैं जो मायू की ही होती है मतलब फुकादा बहुत टाइम से मायू पर नजर रख रहा था।
हालांकि मायू के साथ अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ था, पर आज मायू नोटिस करती है कि उसके हाथ पर वही डिमोनिक निशान आ गया था। मायू अब वापस चली जाती है गांव पे और उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब ज्यादा बीमार हो गई है। अब घर का माहौल थोड़ा सैड हो जाता है और डिनर के वक्त मायू को फिर से वो निशान दिखाई देती है छत पर। अब उस रात सोने के बाद मायू को आने लगता है बुरे बुरे सपने। इतना ही नहीं, मायू के पास कीड़े मर मर कर गिरने लगते हैं। अचानक मायू जाग जाती है और उसे सुनाई दे रही होती है अपनी माँ की प्रेयर्स, और मायू के हाथ पर जो निशान था वो और ज्यादा गहरा हो जाता है। ऑब्वियसली मायू जाती है अपनी माँ को देखने के लिए बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बचपन में वो अपने दादी के पास गई थी। वहाँ पर उसे मेगुमी दिखाई देती है जो प्रेयर कर रही होती है, पर अगले ही पल उसे सेम एंटिटी मेगुमी को कच्चा खा जाती है और मायू के होश उड़ जाते हैं। देन उस एंटिटी की डिमोनिक आंखों को देखकर मायू चिल्लाती है और अगले दिन सुबह अपने बिस्तर पर जाग जाती है। लेकिन अभी भी मायू के बेड के आसपास कीड़े पड़े हुए होते हैं, पर मायू देखती है कि अब वो डिमोनिक निशान हर जगह से गायब हो चुका है। और इतना ही नहीं, मायू के माँ अब मर चुके होती है और दूसरी तरफ शहर में फुकारा भी मिस्टीरियसली मारा जाता है। कहने का मतलब मेगुमी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस कर दिया था। बेसिकली कहानी के अंदर एक एंटिटी होती है जिसको अगर सेक्रीफाइस दिया जाए तो सब ठीक हो जाता है। सबसे पहले मायू की दादी ने अपना सेक्रीफाइस दिया था ताकि मेगुमी ठीक हो जाए, और प्रेजेंट में मेगुमी ने अपना सेक्रीफाइस दे दिया ताकि मायू के ऊपर भी जो श्राप लगा था वो खत्म हो जाए। और ये बात मायू भी समझ चुकी थी। अब यहाँ से स्क्रीन वापस आता है उस क्रीपी बस के अंदर। बस में अब एक आदमी आकर बैठ जाता है जिसके पास आती है वो औरत। वो औरत पूछती है कि पीछे जो औरत लास्ट सीट पर बैठी है वो तुम्हें ही घूर रही है, वो कौन है? आदमी बताता है कि वो औरत सालों से उसका पीछा कर रहा है और वो एक आत्मा है जो इसीलिए पीछे पड़ा है क्योंकि आदमी ने गलती से एक बार उस औरत से बात कर ली थी। अब बुरी औरत बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। वो बूढ़ी औरत जाकर उस आत्मा से बात करती है और वो आत्मा गायब हो जाती है। पर एंड में आदमी नोटिस करता है कि उस बुरी औरत का रिफ्लेक्शन शीशे में नहीं दिख रहा होता। जिसके बाद वो औरत सुनाती है एक नई कहानी जिसका नाम होता है ब्लडी। इस कहानी में एक जापानीज आदमी योशिटो आता है हॉलीवुड और वहाँ ब्लॉन्ड लड़कियों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। योशिटो चेक इन करता है एक होटल में और वो अमेरिका में बिजनेस के लिए आया होता है। पर जल्दी ही योशिटो को होटल के रूम में लड़कियों की चीजें मिलने लगती है। वो ये सब पे ध्यान नहीं देकर सो जाता है। रात को जब योशियो की आंखें खुलती है तो उसे बगल में पड़ी मिलती है एक किताब। पर किताब उठाते ही एक लड़की आता है और अगले ही पल गायब हो जाती है। अब योशियो डर जाता है और तुरंत अपना सामान पैक करने लगता है, पर तभी उसके हाथ पर सुनहरे बाल आ जाते हैं और बेड के नीचे से मिलते हैं एक ब्लॉन्ड लड़की की लाश। मतलब वहाँ पे पहले ही किसी का मर्डर हो चुका था। ये देखकर योशियो के होश उड़ जाते हैं और तभी पूरे बेड पर सुनहरे बाल फैल जाती है। बालों के अंदर से निकलती है उस लड़की की आत्मा जो खतरनाक तरीके से योशियो पर हमला करके उसे मार डालती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आखिरी कहानी का नाम है प्राइमोनिशन, जो फुकावा नाम के एक आदमी के ऊपर है। फुकावा एक नॉर्मल ऑफिसर वर्कर था, पर उस दिन वो कुछ अजीब कर रहा था। वो सबकी नजरों से छिपकर अपनी कंपनी में ही आगे बढ़ रहा था। पर इसी के साथ उसकी बीवी और उसकी बेटी उसे कॉल लगातार कर रहे थे एक होटल में से। वो उसका वेट कर रहे थे क्योंकि फुकावा अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जाने वाला था। हमें जल्द ही पता चलता है कि फुकावा अपनी कंपनी से डाटा चोरी कर रहा है, जो ऑब्वियसली किसी इलीगल काम के लिए होगा। फुकावा सारा डाटा कॉपी कर कर लेता है सीडीज के अंदर और सारी सीडीज एक बैग में भरकर अपने साथ ले जाता है। पर फुकावा वो सब काम करने से डर भी रहा था। तब फुकावा चढ़ता है एलिवेटर में, जिसके अंदर ऑलरेडी 3 लोग मौजूद थे जिनके नाम थी हिजिरी, ओडेडा और यामाजाकी। फुकावा उन सब के साथ एलिवेटर में घुस जाता है, पर जल्द ही एलिवेटर रुक जाता है। ओडेडा अब फुकावा से पूछता है कि क्या उसे नीचे जाना है। सेम टाइम पे फुकावा की बीवी उसे फोन करके परेशान करने लगती है और सारी चीजों से फुकावा काफी ओवरवेल्म हो गया था।
तब फुकावा के फोन से सिग्नल भी चले जाते हैं और लाइट्स फ्लिकर होके बंद हो जाते हैं। इमरजेंसी लाइट्स चालू होती है पर एलिवेटर में बाकी लोग बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। ओदेदा और यामाजाकी फुकावा से बात करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि जैसे उसके बैग में क्या है, उसकी बेटी कितने साल की है और वो क्या काम करता है। पर फुकावा बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो हिजिरी कोडेरा और यामाजाकी को बोलती है कि प्लीज फुकावा से बात मत करो क्योंकि अब बात करने की कोई फायदा नहीं है। फुकावा के लिए अब उसकी बेटी, बीवी या काम बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। हिजिरी बार बार अपनी घड़ी भी चेक कर रही थी और फुकावा डर रहा था। फुकावा को दिन एक लड़की का कॉल आता है जिसके लिए फुकावा ने कंपनी का डाटा चुराया था और वो लड़की भी गुस्सा कर रही थी क्योंकि फुकावा लेट हो गया था। तब फिर से सिग्नल चले जाते हैं और फुकावा बाकी लोगों से फोन मांगने लगता है, पर उन तीनों में से किसी के पास भी फोन नहीं था और हिजिरी बोलता है कि हम लोगों के लिए फोन मायने नहीं रखता। ये सुनकर फुकावा गुस्सा करने लगता है क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा कौन है जिसके पास फोन नहीं है। अब लकीली फुकावा को कांटेक्ट करता है इमरजेंसी रूम के लोग जो एलिवेटर ठीक करने में लगे हुए थे। फुकावा इमरजेंसी टीम को बताता है कि 4 लोग एलिवेटर में फंसे हुए हैं। पर फोन पे आदमी चौंक जाता है क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में सिर्फ उसे फुकावा दिखाई दे रही था और कोई नहीं, जिससे फुकावा की रूह कांप जाती है और वो समझ जाता है कि एलिवेटर में उसके साथ 3 आत्माएं हैं। फोन पे आदमी बोलता है कि तुम शांत रहो, तुम्हारे लिए मदद आ रही है। पर अब फुकावा बुरी तरीके से डर चुका था। आत्मा अब बोलने लगती है कि फुकावा को चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक ना एक दिन वो फैमिली से रीयूनाइटेड हो जाएगा। लेकिन फुकावा को लगने लगता है कि ये आत्मा ऐसे इसीलिए बोल रही है क्योंकि ये आत्मा उसे मारने के लिए आई है। फुकावा अब सारी सीरीज को बाहर निकलकर माफी मांगने लगता है आत्मा से, पर आत्मा बोलती है कि उन्हें फुकावा की माफी नहीं चाहिए और ना ही उन्हें फर्क पड़ता है कि फुकावा ने चोरी करी। फुकावा स्टिल माफी मांगता रहता है लेकिन तब एलिवेटर का दरवाजा खोलता है और अंदर आता है एक खूनी हाथ, पर वो हाथ नहीं था, वो बस इमरजेंसी टीम वाले थे जो एलिवेटर का दरवाजा खोल रहे थे। टीम वाले जल्दी फुकावा को बचा लेते हैं और फुकावा भागकर अपने मैनेजर से चिपक जाता है डर के मारे। पर अब एलिवेटर के अंदर से सारे लोग गायब हो गए थे। मैनेजर फुकावा को बोलता है कि जरूर फुकावा डर के मारे हेलुसिनेट कर रहा होगा और फाइनली फुकावा की सांस में सांस आती है और वो अपनी चुराए हुए सीडीज को लेकर भागता है घर की तरफ। उसके बाद वो बिल्डिंग के बाहर एक जगह रुककर वो अपनी सांसों को शांत कर रहा है, पर देन उसे एक और बार दिखाई देते हैं वो 3 लोग जो उसे ही घूर रहे थे दूसरे टेबल से। फुकावा एक वेट्रेस को बुलाकर उसे दिखाता है वो 3 लोगों को, पर उस वेट्रेस को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद फुकावा भागता है अपनी जान बचाकर। अब उन 3 लोगों के पास आता है एक आत्मा जो उन्हें बताता है कि फाइनली हत्या होने वाली है। कुदेरा अपना कैमरा खोल लेता है, यामाजाकी अपना चश्मा लगा लेती है और हिजिरी अपने ओपेरा ग्लासेस को उठा लेती है, जिसके बाद भागते ही भागते फुकावा के ऊपर गिर जाता है कंस्ट्रक्शन का सामान और वो बुरी तरीके से मर जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये 3 आत्माएं स्पिरिट वर्ल्ड से है, हमारे दुनिया में आए हैं एक टूर लेने के लिए लाइफ डेथ का। जैसे हम लोग जाते हैं परफॉर्मेंस वगैरह देखने के लिए, उसी तरीके से फुकावा की मौत को ये आत्माएं देखने के लिए आई थी। ये सब देखकर आत्माएं वापस स्पिरिट वर्ल्ड में चली जाती हैं और थोड़ी देर बाद फुकावा की भी आत्मा उसके शरीर से निकलकर चले जाते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। सीन वापस आता है बस में, जहाँ पर अब एक लड़की आकर बैठी हुई थी और वो बूढ़ी औरत उसे पूछती है, क्या तुम्हें एक डरावनी कहानी सुनाऊं? लड़की मान जाती है और वो औरत सुनाने लगती है कहानी। कहानी में एक औरत एक लड़की को डरावनी कहानी सुना रही होती है और धीरे धीरे लड़की के पास भी आ रही होती है और अब बिल्कुल कहानी की तरह वो डिमोनिक औरत स्कूल की लड़की के पास आने लगती है, जिससे डर कर स्कूल की लड़की और ड्राइवर दोनों बस छोड़कर भाग जाते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था हमारा जापान वाली स्टोरी। तो कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। एक शैतानी ट्रक जो लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को अपने अंदर समा लेता है।
लेकिन आखिर ये ट्रक ऐसा क्यों कर रहा है, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल को दिखाते हुए जो अपने दोस्त ग्रेग और मीना के साथ इस रोड ट्रिप पर आए हैं। इन लोगों की मंजिल लास वेगस थी और इसे वो अपनी पूरी कार से पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए ग्रेग और मीना दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं। उनके प्यार अब उरफान पर है, पर वही दूसरी तरफ मार्कस और लीना के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि यह मार्कस अब इस रिलेशन को और नहीं चलाना चाहता। उसका मानना है कि वो दोनों अलग हो जाए क्योंकि इसमें ही उनकी भलाई है, लेकिन अभी वो फिलहाल किसी से कुछ कहते नहीं हैं। वो इस रोड ट्रिप को एंजॉय करना चाहते हैं क्योंकि ऐसा मौका दोबारा उन्हें नहीं मिलेगा और सच में नहीं मिलेगा। ये जगह एकदम ही बेहद सी थी, दूर दूर तक कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ एक सीधा सा रास्ता और ये 4 लोग जो अपने मस्ती में मगन है और इनके पास इनके मतलब का सारा सामान है, जिसके साथ ये इस रोड ट्रिप को पूरा करेंगे। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें एक मेहमान ज्वाइन कर रहा है। ये एक ट्रक था जिसे देखकर उन्हें पहले तो काफी शौक लगा क्योंकि वो बहुत बड़ा था। यहाँ तक कि दोनों लड़के भी हैरान थे क्योंकि उन्होंने भी इतना बड़ा ट्रक आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो कैमरा निकालकर उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्होंने नोटिस किया कि वो काफी करीब आता जा रहा है, जैसे मानो कि खुद का स्पीड को बढ़ा लिया हो। ग्रेग भी अब खुद की स्पीड को तेज कर रहा है, वरना वो दोनों की टक्कर हो सकती है। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि वो ट्रक ड्राइवर तो मानो मूड में है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। धीरे धीरे करके माहौल एकदम टेंशन से भर जाता है क्योंकि अब पीछे बैठे लोगों को डर लगने लगा है। वो कभी करीब आता है तो कभी दूर जाता है। एक समय तो ऐसा आया कि वो उनकी कार से टक्कर लेने ही वाला था, लेकिन अहम समय पर उसने स्टीयरिंग घुमा ली। फिर उसने ओवरटेक करके आगे निकल गया, पर ये चीज़ ग्रेग को पसंद नहीं आई क्योंकि उसे पसंद नहीं कि कोई उसे ओवरटेक करके आगे निकल जाए, और उसने गियर चेंज किया और तेजी से आगे निकल गया। ऐसे करने के दौरान पीछे बैठे लीना ने उस ड्राइवर को काफी गालियां भी दी। अब दोस्तों, इस ट्रक की आवाज भी काफी डरावनी थी। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई शैतान घूर रहा हो। धीरे धीरे करके चीजें अब काफी खतरनाक होने लगती है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ट्रक ड्राइवर उन्हें मारना चाहते हैं और इसीलिए ग्रेग स्पीड को और तेज कर रहा है, पर वो ट्रक एकदम पीछे ही था। तभी उसने एक जोर का झटका दिया जिससे उनकी कार ही अचानक से मुड़ गई और वो एक बेहद की तरफ मुड़ गई। स्पीड तेज होने के कारण वो पलटना शुरू हो जाता है और कई बार पलटने के बाद जब वो रुकी तो उसकी हालत देखने के लायक भी बिल्कुल नहीं थी। पीछे की साइड एकदम चिपक गई। पर खुशी की बात ये थी कि किसी को कुछ चोट नहीं आई, सिवाय ग्रेग के। उसका हाथ में स्टीयरिंग के अटकने के कारण टूट चुका था, इसीलिए मीना फौरन उसके हाथ पर एक कपड़ा बांधती है। इस दौरान मार्कस देखता है कि वो ट्रक अभी भी वही खड़ा है, इसीलिए वो लीना को लेकर उसके पास जाता है, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक हादसा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उस ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर ये किया तो फिर बद बढ़ सकती है। अब वो उस ड्राइवर के बात करने के लिए आगे बढ़ता है और इस बीच उन्हें ये भी पता चलता है कि ट्रक के पीछे 2 बड़े बड़े कंटेनर है और उसके अंदर क्या है इन्होंने पता लगाने की कोशिश नहीं की। सीधा आगे जाकर ड्राइवर के पास गए। गेट खुला तो अंदर कोई था ही नहीं। दोस्तों, हो सकता है कि ड्राइवर इस टक्कर के बाद डर गया हो और पुलिस केस ना हो जाए, इसीलिए सब कुछ छोड़कर भाग गया हो। और इतने में दोनों भी आ जाते हैं, जो ट्रक की और ज्यादा तलाशी लेना शुरू करता है। इस दौरान ग्रेग ट्रक के आगे बने एक स्टैचू को देखता है और बस देखता ही रह जाता है। ऐसा लग रहा है कि मानो वो उसे कुछ से करीब आने को कह रहा है और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो उसके करीब जाता जा रहा था, लेकिन इतने में मीना आके उसे होश में लाती है। अब मार्कस का एक कहना है कि उन्हें इस जगह से बाहर निकलना है तो कार चाहिए। ये जगह बहुत बड़ी है और यहाँ से पैदल शहर तक जाना या कि 10 से 15 दिन लग सकता है, इसीलिए हमें यही रुकना चाहिए ताकि हम दूसरी कार से मदद मांग सके या फिर कोई ट्रक आए तो हम उससे मदद लेकर निकल सके। लेकिन एक मिनट, इस ट्रक में भी तो चाबी लगी हुई है, तो अगर इनका मन करे तो ये
इसे भी ले जा सकते हैं। लेकिन अचानक उन्हें गोली की आवाज आई। मार्कस की नजरों से एक आदमी को ढूंढ निकाला जो उनकी तरफ बढ़ रहा था और उसके हाथों में एक बंदूक थी। वो बार बार चिल्ला रहा है कि उस ट्रक में मत बैठ, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि वो शायद उन्हें मारने के लिए आ रहा है और ये लोग फौरन उस ट्रक में छुप गए। वो शख्स उस ट्रक पर कई बार फायर करता है, जिससे उन्हें लगता है कि अब वो पक्का उन्हें मार देगा। इसीलिए मार्कस जैसे तैसे करके ट्रक को ऑन करता है और वहां से दूर ले जाता है। अब शुरुआत में तो उसे काफी मुश्किल होती है इसे संभालने में, लेकिन अंत में वो उसे चलाना सीख गया, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि ये लोग उस पागल ड्राइवर से बच गए। लेकिन उन्हें अब ये नहीं पता कि ये अब किस मुसीबत में फंसने वाले हैं, वो भी भयानक और डरावनी वाली है। अब कुछ देर ड्राइव करने के बाद अचानक से म्यूजिक सिस्टम ऑन हो गई, जिसमें से कुछ अजीब सी आवाज आने लगी, अपने आप बंद होने लगी। ऐसा लग रहा है कि सभी मदहोश होने लगे, यहाँ तक कि ड्राइव करने वाला मार्कस भी सो गई। चौंक करने वाली बात ये थी कि वो ट्रक अपने आप ही चलने लगता है। इन चारों की जब आंखें खुली तो एक अजीब से इलाके में थे, जहाँ ना कोई सड़क था ना कोई रोड थी, सिर्फ बंजार इलाका था। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। मार्कस को लगता है कि शायद फ्यूल खत्म हो गया, इसीलिए ट्रक यही आकर रुक गई। जिस जगह पर ये खड़े हैं वो थोड़ी ऊंचाई और ऐसी जगह पर एक्सीलरेट करे बिना कैसे कोई ट्रक चढ़ सकता है। इतने में लीना बोली उसने आते वक्त कुछ घरों को देखा था, अगर हम वहां तक जाए तो हो सकता है कोई मदद कर दे। लेकिन मार्कस लीना के साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन मजबूरी में उसे जाना ही पड़ा और ये चीज लीना भी महसूस कर पा रही है। उसने आगे जाने पर पूछा कि उसकी गलती क्या है, आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मार्कस उससे कहता है असल में वो उसे धोखा दे रही है, वो भी उसी फ्रेंड के साथ मिलकर। यहाँ ग्रेग की बात हो रही थी। ये चीज खुद ग्रेग ने उसे बता दी थी और बहुत कुछ दिखाया भी थी। उन सारी वीडियोस को देखकर साफ साफ पता चलता है कि तुम उसे पसंद करते हो। लीना को भी पता था कि वो सच कह रहा है, इसीलिए वो उसे माफी मांगती है, लेकिन शायद वो उसे कभी माफ न कर पाए, इसीलिए वो उसे पानी देकर वहां से आगे बढ़ गई। ये लोग चलते चलते उस जगह से रोड तक आ जाता है, लेकिन इन्हें यहाँ पर कोई घर तो दिखाई ही नहीं देता है। हालांकि लीना को पूरा यकीन था, उसने यहाँ पर कुछ घरों को देखा था, लेकिन अभी वो कहाँ गए इन्हें नहीं पता। तो वही दूसरी तरफ ग्रीक के हालात अब बेकार होती जा रही है। उसके हाथ का दर्द बढ़ता जा रहा है, इसीलिए मीना कुछ काम की चीजों को ढूंढने के लिए ट्रक के पीछे रखे कंटेनर को खोलती है। हो सकता है कि उसमें कुछ फोन या रेडियो मिल जाए, लेकिन वो कंटेनर एकदम सील था। अब वो फ्यूल टैंक को चेक करती है तो उसे देखने के बाद उसे पता चलता है कि इसमें तो फ्यूल भरा ही नहीं है, क्योंकि ये एकदम सूखा था। लेकिन अगर इसमें फ्यूल नहीं है तो ये इतनी दूर तक आए कैसे? यही चीज और जानने के लिए उसने आगे की बोनेट को खोला और उस दौरान उसने पाया कि वहाँ एक अजीब सा लिक्विड है जो उसने फ्यूल पाइप में फ्लो कर रहा है और उसका कलर एकदम गाढ़ा लाल था। वो पाइप पूरे ट्रक में फैली है। मीना के दिमाग में आता है कि हो सकता है ये किसी किस्म का फ्यूल हो जो सिर्फ इसी ट्रक के लिए बनी हो, लेकिन ये स्टोर कहाँ किया जाता है? अभी मार्कस और लीना के बीच में लड़ाई चल रही है। हालांकि लीना ने माफी मांग ली, लेकिन मार्कस उसे माफ नहीं करने वाला था। उसने मन बना लिया यहाँ से जाने के लिए। वो अपने और उसके रिश्तों को एकदम अलग कर देता है क्योंकि ये करवा सच है। अब लीना भी उसे नाराज होकर अपने दोनों साथियों के पास आ जाती है। इधर हम ग्रेग को देखते हैं जिसके हालात और खराब होती जा रही है। उसे बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस हो रही है। इतने में मीना को बाहर से प्लेन उड़ने की आवाज आई। वो बाहर जाकर कुछ पत्तियों को इकट्ठा करके आग जलाने की कोशिश में लग गई ताकि धुआं से उन्हें अपने और आकर्षित कर सके, पर वो मुमकिन नहीं था। इस बीच ग्रेग को अब कुछ अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगती है, जैसे कि उसके पूरे शरीर पर कुछ कीड़े खा रही है, जिससे उसके शरीर के पसीने छूटने लगे हैं। तभी उसकी नजर सीट पर पड़ी जिसमें एक होल दिख रहा था, जहां उसने जिज्ञासा से हाथ डाल दिया और अंदर से एक चाबी मिली जो कि उस कंटेनर की थी।
उन्हें लेकर वो बाहर आया और पीछे जाने लगा। उन चाबियों से उसने एक कंटेनर को दरवाजा को खोला और उसके अंदर चला गया, लेकिन अचानक वो गेट अपने आप बंद हो गया। फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ग्रीक की चीखें सुनाई दी। बेचारे मीना पूरा उसके मदद करने को दौड़ी, लेकिन गेट तो बंद हो चुका है और उसे वापस खोलना आसान नहीं है। मार्कस अब अकेले चलते चलते थक चुका है। उसे यहाँ पर कोई घर दिखाई नहीं दिया। ऊपर से यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसने वही किया जो हर कोई करता है। खुद के यूरिन को उसने अपने प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल किया। तभी अचानक से मार्कस को उसकी तरफ कोई आते हुए दिखाई दिया। दरअसल वो वही ड्राइवर था जो उन पर गोलियां चला रहा था और उससे बचने के लिए वो भागने लगता है। पर ऐसे हालात में वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाया और पकड़ा गया। दिन कट होकर पहुंचा लीना पर और उसके हालात भी कुछ मार्कस जैसा ही हो गया था, लेकिन यह उसके लिए एक अच्छी चीज है। उसे वही घर दिख गया जो उसने यहाँ आते हुए देखा था, पर उसने तो उसे कहीं और देखा था। खैर ये सब ना सोचे हुए वो उसके अंदर चली गई। उसके हालत तो देखकर नहीं लग रहा था कोई उसके अंदर रहता भी होगा, क्योंकि वो पूरे तरह से वीरान था। लेकिन वहाँ पर उसे कुछ कैन मिलते हैं जिसके अंदर वही लाल लिक्विड था, जिसे वो पी लेती है और बस पीती ही रहती है, क्योंकि इसे भी भूख कम हो रही थी। पर उसके पीने के बाद उसे वही सब कुछ दिखाई देने लगा जो ग्रीक दिख रहा था, और इसमें तो कुछ ऐसे भी चीज थे जो दुनिया से एकदम परी थी। अब वो उस घर में गोल गोल घूम रही है और वह मार्कस के साथ अब शायद बुरी चीजें घटने वाली है। वो उस ड्राइवर के कब्जे में आ चुकी है जो उसे गोली मारने के मूड में लगी है, पर वो ऐसा करता नहीं है। वो तो उसे समझाने के लिए कोशिश में था। तो वही दूसरे तरह हम मीना को देखते हैं जो अभी भी परेशान होकर ग्रीक को ढूंढ रही है कि तभी उसे किसी की आवाज आई जो कि ट्रक को कोई ऑन कर रहा। वो भागते हुए आगे गई तो दिखा वहां पर लीना थी जो इस ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है। जब मीना ने उसे मार्कस के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसने झूठ बोल दिया और दूसरी साइड गया है उन घरों को ढूंढने के लिए। तब तक हम इसे स्टार्ट करते हैं, पर उसने बताया कि इसमें फ्यूल नहीं है। इस बीच हम ग्रेग को एक कंटेनर के बाहर आते हुए देखते हैं, लेकिन उसके बर्ताव काफी बदल चुके हैं। वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। उसके चाल ढाल एकदम अजीब हो चुके हैं। तब आगे बैठे दोनों लड़कियों को मिरर में कोई इनके तरफ आते हुए दिखाई पड़ता है, जिसके हाथों में बंदूक थी। अब वे पूरा भागना शुरू करता है, लेकिन भाग नहीं पाते वो, क्योंकि वो शख्स इन्हें पकड़ लेती है और इन पर बंदूक तान देती है। पर एक मिनट, कहीं ये मार्कस तो नहीं है? जी हाँ, ये मार्कस ही है जिसने उस ड्राइवर के कपड़े पहन लिए। पर इन्हें मार क्यों रहा है? वो गोली चलाने ही वाला था कि तभी उसकी होश आ गई। यानी कि अपनी होश में ऐसा लग रहा है कि अभी वो किसी के वश में था। उसने लीना से माफी मांगी और जाकर उस ट्रक पर शूट करने लगा, जैसे कि वो सब उस ट्रक ने करवा रहा हो। इतने में पीछे से लीना ने आकर उस पर आक्रमण किया, जैसे वो वही बेहोश हो गया। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो फिर से वैसे पहले जैसा ना बन जाए। हो सकता है कि इस बार ही उन्हें मार दे और इसीलिए वो उसे पीछे बांध देती है। अब उनके जाने के बाद वह ग्रीक आया और तब तक हम देखते हैं कि मार्कस भी ठीक हो गया। जब उसने ग्रेग को देखा तो उसे बताने लगा कि उससे ना जाने क्या हो गया था और कोई उसे अपना दुश्मन नजर आ रहा था। इस चक्कर में उसने उस ड्राइवर को भी मार दिया जो उसके जान बचाने के लिए आया था, लेकिन अब फिलहाल वो ठीक है। यह ग्रीक उसे अब पहले की तरह बात नहीं कर रहा, बल्कि उसे बार बार उस्का रहा है ये कहकर कि वो बहुत कमजोर है। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे दूर होती जा रही है क्योंकि वो नामर्द है। ये सब बातें मार्कस का खून खौला देती है। ऊपर से ग्रेग उसे अब चैलेंज भी करता है फाइट के लिए। वो मान गया, लेकिन कुछ ही देर में ग्रेग ने उसे हरा दिया और उसी ट्रक के टायर के नीचे उसका सर रख दिया, जिसे लीना पीछे रिवर्स कर रही थी। लेकिन एक मिनट, ये ट्रक चल कैसे रही है? इसमें तो फ्यूल ही नहीं है। हो सकता है कि वो रेड लिक्विड के कारण इसका इंजन अभी भी चल रहा हो। अब ट्रक आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो उसके नीचे कोई चीज आ गया हो। अब दोनों उतर कर चेक करते हैं तो उनके होश उड़ गए। वो चीज मार्कस का सर थे, जिसके कारण ट्रक आगे नहीं बढ़ रही थे। दोनों का खून ठंडा हो गया कि ये कैसे हो सकता है। उन्हें लग रहा है कि ये सब उनकी वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने मार्कस को वह बंदी बनाया था। हो सकता है कि वो खुल गया और ट्रक के हिलाने से वो उसके नीचे आ गया हो। दोनों अपना होशो हवास खो चुके थे, क्योंकि अब वो इस जगह पर एकदम अकेली पड़ चुकी हैं। पर मीना उसे समझाती है,
हमें कुछ करना होगा वरना हम ऐसे ही फंसे रहेंगे। अब इधर लीना बाहर आकर मीना को डायरेक्शन बताती है ताकि वो ट्रक सही डायरेक्शन में ले सके। इस दौरान वो उसी कैन से बार बार उसी लिक्विड को पी रही थी। तभी वह ग्रेग भी आ गया, ना जाने कहां से, और उसे मैनिपुलेट करने लगा, ये कहकर कि वो उसे प्यार करता है, ना कि मार्कस। वो तो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। मार्कस के मौत के बाद से लीना भी वैसे ही दिमाग पर कंट्रोल खो दिया है और इसीलिए वो उसके बातों में आ जाती है। वो उसके कहने पर उस कंटेनर के अंदर चली गई और कुछ देर बाद जब मीना को लीना के कोई आवाज नहीं आई तो उसने बाहर चेक करने का सोचा, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके सामने ग्रेग आया, जिसके ठीक होते हुए हाथों को देखकर वो चौंक गई। इतनी जल्दी वो कैसे ठीक हो गया? ग्रेग उसे भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, ये कहकर कि उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। उसके बातों पे आकर वो कंटेनर तक जाने भी लगती है, लेकिन जैसे ही वो गेट तक पहुंची तभी उसके साइड में लीना का खून सना हुआ कपड़ा दिखा, जिससे वो समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने उसे धक्का दिया और कंटेनर को बंद कर दिया। गेट के बंद होते ही अंदर से ग्रेग की चीखने की आवाज आई, पर अब मीना ट्रक को लेकर रोड पर आ गया। दोस्तों, यहाँ आता है कहानी की असली ट्विस्ट। जब मीना ट्रक को चला रही थी तब उसे कोई रोकने की कोशिश कर रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि उसके अपने दोस्तों के आत्माएं थे। जी हाँ, असल में ये ट्रक जिस किसी को भी मारता है उसके आत्मा को अपने अंदर समा लेता है। इतने में इनके सामने एक छोटी सी कार आ गई जिसमें एक परिवार था, तो ग्रेग ने उसे भी बड़ी ट्रक से उड़ा दिया, जिससे कि मीना बाहर आकर गिर पड़े। और जब उसे होश आया तो उसके सामने ग्रेग खड़ा हुआ, जो उसे समझा रहा था कि अगर तुम इस ट्रक के हिसाब से चलोगी तो खुश रहोगी। मीना जानना चाहती है कि असल में पूरा माजरा क्या है, इसीलिए वो ऐसा दिखावा करते हैं जैसे मानो वो उसका सारा कहना मानेंगे। इसी का फायदा उठाकर वो कंटेनर के अंदर भी गई, जहाँ उसे जो देखा उससे उसकी रूह कांपने लगी। दरअसल वहाँ पर ढेर सारे मशीन थे जिसमें इंसानों की बॉडी का कीमा बनाया जा रहा था, और जो खून इसमें से निकलता है उसी से ट्रक उसकी फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे वो अभी तक चल रहा है। और जो लिक्विड लीना ने पी थी वो भी खून ही था, पर मीना अपने साथ ऐसा होने नहीं देगी। वो इस बार अपनी पूरी जान लगा के जंगल के ओर भागी, लेकिन ग्रेग उन अनजानी शक्तियों के वश में था, इसीलिए वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। लेकिन अंत में मीना उसे शूट करके मार डालता है। हालांकि वो ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, और एक करने के बाद वो वापस ट्रक के पास आई तो देखा कि वहाँ पर कोई परिवार उसे देख रहा है। जब उसने मीना को उनके ओर आते हुए देखा तो उसी ट्रक में वो बैठ गई। कुछ याद आया आपको? दरअसल ये सीन उसी तरह हुआ जैसे कि मीना के दोस्तों के साथ भी हुआ था। उनका भी कुछ इसी तरह से एक्सीडेंट हुआ था और इस शैतानी ट्रक के साथ, जिसके बाद उन्हें भी जंगल से कोई आते हुए दिखा, जिसे डर कर वो ट्रक लेकर भाग गए। और फिर शुरू हो गई सिलसिला जिसके कोई अंत नहीं है। जब तक लोग आते रहेंगे इस ट्रक का शिकार बनते रहेंगे, और जब तक ये ट्रक चलता रहेगा लोगों का खून बढ़ता रहेगा। इसके साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।